हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भाषा एवं व्याकरण पढ़ेंगे। देखिए, भाषा एवं व्याकरण का ये जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है। देखिए, इससे पहले जो एक वीडियो हम लोगों ने देखा था वो इसमें हमने 1 से लेकर 36 तक के क्वेश्चनों को कवर किया था। अब उसके आगे के क्वेश्चनों को 37 से लेकर 72 तक के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये देखिए, जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है अफ्रीकी, बी ऑप्शन कह रहा है बचपन, सी कह रहा है दौड़, डी कह रहा है चोरी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, वो सॉरी ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका जो अफ्रीकी है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीकी। ध्यान रखना है। देखिए, संज्ञा की बात करते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक। दूसरा हो जाता है आपका जैसे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा हो जाता है भाववाचक संज्ञा। चौथा हो जाता है आपका समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखना है कि संज्ञा के यदि भेद की बात की जाएगी तो कितने भेद होते हैं, ठीक है, 5 भेद होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या लगा होगा, ई लगा होगा, ठीक है, पन लगा होगा, जैसे हट लगा होगा, हट लगा होगा, जैसे आपका ता लगा होगा, तो लगा होगा। ये सब के सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का ध्यान रखना है, जिसको हम लोग पकड़ के नहीं देख सकते उसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो अभी आपको बताया था कि जिसमें त्व लगा होगा, सही। तो त्व लगा होगा तो वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि पूर्व दिशा किसका रूप है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो देखिए, यहाँ पे संज्ञा के बता चुका हूँ आपको, भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। भाववाचक आपको बताया था, ठीक है, जिसको हम लोग पकड़ के या छू के नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए, पूर्व पूरब की बात करें, पूरब दिशा, तो यहाँ पे कोई भाव की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ से आपका क्रॉस कर लिए, डी ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता है। और हमने बताया था, देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि उसमें क्या होने चाहिए, प्रकार। अगर किसी चीज़ में प्रकार होंगे, टाइप्स होंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जात की भी बात नहीं कर रही है। और द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि हम लोग जो नाप तौल के चीज़ें देते हैं ना, ठीक है, नाप तौल के, तो उसको बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल, घी, दूध, दही, ठीक है, सोना, चांदी, ये नाप तौल के दिया जाता है समय। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं होगा यहाँ पर। इसका जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि घी में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो अभी आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो आपका घी होता है जिसको नाप तौल के देते हैं तो उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हृदय ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कारक है। तो देखिए, कर्ता कारक ध्यान रखना है, कर्ता कारक का मतलब होता है कि जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसको बोलते हैं कर्ता कारक, ठीक है। जिसके द्वारा कार्य किया जाए, जिसके द्वारा कार्य किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोल देते हैं, कार्य किया जाए। तो अब देखिए, इसमें कार्य कौन कर रहा है, तमाचा मार रहा है, कौन मार रहा है, हृदय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइएगा। कह रहे हैं गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। देखिए, समूह का मतलब होता है कि एक ही जाति के किसी ग्रुप का वो दो, ठीक है। तो एक ही जाति का, जैसे अंगूर, अंगूर का मतलब एक गुच्छा हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम बताइएगा। देखिए, व्यक्तिवाचक आपको बताया था, किसी मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो। भाववाचक मतलब होता है कि जिसको हम लोग पकड़ के छू के नहीं देख सकते हैं, ठीक है, केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और भी बताया था अंत में, जैसे बड़ी
ई प्रत्यय लगाओ या पन लगाओ या हट लगाओ या सा ता त्वा वट, ये प्रत्यय लगे हो तो भी क्या हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाता है। उसका जातिवाचक में बताया था कि हमें प्रकार मिल जाए, तो आपके ऑप्शन दे रहा है दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। देखिए दैनिक जागरण की बात करेंगे तो ये दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक हो जाता है, ध्यान रखना है ये क्या हो जाता है व्यक्तिवाचक हो जाता है। क्योंकि अगर समाचार पत्र की बात करेंगे तो ये हो जाता है जातिवाचक, क्योंकि समाचार पत्र अगर शब्द कहेगा तो समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं, सही। दैनिक जागरण में कोई प्रकार नहीं होता है, सही। दैनिक जागरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे कह रहा है व्यक्तिवाचक, उसके बाद क्या कह रहा है भाववाचक। तो भाववाचक हमने बताया था बड़ी ई लगा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो धुलाई लिखा है, दूसरे नंबर पर क्या लिखा है धुलाई, तो इसमें बड़ी ई लगा है तो भाववाचक लगा। पहले नंबर पर क्या है व्यक्तिवाचक, देखो दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक धुलाई भाववाचक हो गए, जातिवाचक में क्या लिखा है तूफान, तूफान जातिवाचक होता है। देखिए तूफान भी कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा पुल्लिंग होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कारक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए रमेश के बाद में ये जो चिन्ह लग रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये संबोधन का चिन्ह होता है। कौन सा कारक होता है संबोधन कारक में ये एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है, डंडा के नीचे एक बिंदी रख दी जाती है, इसको बोलते हैं संबोधन, समझे। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबोधन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिड़िया का बहुवचन होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कारक होगा। देखिए गीता तो आपका हो जाता है कर्ता कारक, लेकिन यहाँ पे हाथ से मारती है, से लगा है, तो देखो क्या होता है कर्ता ने होता है, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, और कर्ण से, कर्ण क्या होता है कर्ण से। अब क्या करें गीता हाथ से मारती है, किससे मारती है हाथ से आया ना, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा कर्ण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, के लिए, पर, की अपेक्षा से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है। देखिए यौगिक शब्द की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर यौगिक शब्द देखिए पहले तो आप समझिए रूढ़ शब्द, ठीक है, तीन टाइप्स होते हैं रूढ़, यौगिक और एक होता है योग रूढ़। क्या होता है योग रूढ़, ठीक है। तो देखिए रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जिनका जैसे जिनके खंड करें, मतलब दो भागों में तोड़ें और इनके कोई सार्थक अर्थ ना निकले, ठीक है, सार्थक अर्थ ना हो, ठीक है, सार्थक अर्थ ना हो, ध्यान रखो तोड़ने पर। जैसे हम लोग जैसे पानी को अलग अलग करो तो उसमें पा अलग होगा नी अलग होगा, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो यौगिक शब्द का मतलब होता है जैसे आपका शिवालय बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं शिवालय, तो शिवालय को यदि हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या बोल देते हैं शिव प्लस आलय, क्या बोल देते हैं शिव प्लस आलय, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसके जब शिवालय के खंड किए तो दो शब्दों में डिवाइड हो गया शिव प्लस आलय। जैसे विद्यालय के हम लोग खंड करेंगे तो विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय क्या क्या हो जाता है विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो गया। तो देखिए यहाँ पर यौगिक में क्या होता है कि जैसे यौगिक को हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं, तो उसका जो भाग बनते हैं ना दोनों भाग, उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है, ध्यान रखना है, समझे। रूढ़ शब्द में क्या होता है कोई अर्थ नहीं होगा, समझे ना। अब योग रूढ़ का मतलब हो जाता है किसी तीसरे का अर्थ निकलना चाहिए, जिसमें बहुब्रीहि समास की बात करते हैं ना उसको बोल देते हैं योग रूढ़, सही, तीसरे का अर्थ निकलना चाहिए, किसका तीसरे का अर्थ निकले तो उसको बोला जाएगा योग रूढ़ शब्द, समझे ना।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे यौगिक पूछा गया, यौगिक का मतलब हम लोग खंडन करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वी ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या प्लस अर्थी, समझ आया। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित वर्णों में से कौन ऊष्म वर्ड है। तो देखिए ऊष्म वर्ड की बात की गई। देखिए ऊष्म वर्ड ध्यान रखना है, ऊष्म वर्ड 4 होते हैं, जो तीनों तो पहले तो सा हो जाते हैं, समझे आपका, जैसे तीन सा होते हैं, तीनों सा होंगे और एक हा, सही। ये जो वर्ड होते हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाता है ऊष्म वर्ड। जैसे बोलने पर क्या होता है, एक तरीके से ससराहट सी आती है, जैसे सा, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ऊष्म वर्ड बोला जाता है। तो हमसे कह रहे हैं कि ऊष्म वर्ड कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राकेश स्कूल जा रहे हैं, इस वाक्य में राकेश किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे राकेश आपका जो हो गया, राकेश हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्योंकि देखो राकेश जो नाम होगा किसी व्यक्ति का ही तो नाम होगा, समझे, क्योंकि ये प्रॉपर नाम हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो इसको बोला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सजाना क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा होगी। देखिए सजाना से क्या बनेगा शब्द, जैसे सजाना लिखे, सजाना से होता है जैसे सजावट, यहाँ पे क्या बनेगा सजावट, तो सजावट शब्द हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाववाचक। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पे अच्छी सजावट होती है उसको देख के हमारे अंदर कोई ना कोई भाव जागृत हो जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, सजावट हो जाएगा आपका भाववाचक। नेक्स्ट कह रहा है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, ध्यान रखो। देखिए लड़का क्या होता है कि लड़के की बात करते हैं तो पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, समझाइए। जैसे समझो जैसे 10 लड़के कहीं पे खड़े हैं, अब हमने बोला कि लड़के इधर आओ, तो अब 10 में से हम किस लड़के की बात कर रहे हैं, समझे नहीं, तो ये सीधा रखना है। तो अगर हम लड़का शब्द बोलेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा जातिवाचक। अगर हम किसी भी एक लड़के का नाम लेकर बोल देंगे तो वो क्या बन जाएगा व्यक्तिवाचक, ध्यान रखना है। जैसे लड़का शब्द हो गया जातिवाचक, जैसे मनुष्य हो जाता है, ठीक है, मनुष्य ये भी क्या है जातिवाचक होता है, ध्यान रखना है। तो जातिवाचक में ध्यान रखना है, सही, लड़के की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है। देखिए यहाँ पर अगर हम विकारी की बात करते हैं तो देखिए 2 टाइप्स होते हैं, एक तो विकारी होता है, दूसरा होता है अविकारी। देखो विकारी शब्द की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विकारी। देखिए विकारी शब्द क्या क्या होते हैं आपके, जैसे संज्ञा शब्द होता है तो संज्ञा विकारी होता है, जैसे सर्वनाम होते हैं, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, और विशेषण, विशेषण भी विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, विशेषण, ठीक है, और यहाँ से एक और होता है क्रिया, क्रिया। ये जो 4 होते हैं, ये 4 क्या होते हैं, तो नेक्स्ट होता है क्रिया, ठीक है, क्रिया। तो ये जो शब्द होते हैं, ये 4 शब्द क्या होते हैं आपके विकारी होते हैं, ध्यान रखना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, समझे। तो देखिए इनमें जो विकार उत्पन्न होता है, समझे, किस कारण से विकार उत्पन्न होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इनमें जो विकार आता है वो आता है जैसे लिंग, ठीक है, वचन और कारक, इन 3 के कारण क्या होता है, इनमें विकार उत्पन्न होता है, समझे। विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द का मतलब होता है इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है, जैसे जेंडर के अनुसार कोई ना कोई परिवर्तन हो जाएगा, वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, कारक के अनुसार इसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, हमेशा याद रखना है। विकारी की बात की जाएगी कितने होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अब इनमें जो विकार उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, लिंग वचन कारक, सही, ये 3 याद रखना है। उसके बाद एक की बात करते हैं अविकारी, ठीक है, किसकी बात करते हैं अविकारी। देखो अविकारी केवल एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अव्यय, ठीक है, अविकारी की बात की जाएगी तो किसका अव्यय होता है,
अव्यय जो होते हैं वो आविकारी होते हैं, ध्यान रखना। अव्यय क्या होते हैं? आविकारी होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की हम लोग बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। देखिए लिंग वचन कारक, इन तीनों के अनुसार तो इनमें विकार उत्पन्न होगा। लिंग वचन कारक, इन तीन के कारण ही तो विकार उत्पन्न होगा। ध्यान रखो, हमसे कह रहे हैं कि विकार उत्पन्न नहीं करता है, तो ये हो जाएगा विशेषण। सही, विशेषण के माध्यम से इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता शब्द हो जाएगा। तो पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना जिसके लास्ट में ना लगा हो, ध्यान रखो, वो सब की सब क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, रोना, जागना, सोना, तो ये क्या होती हैं? सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका कह रहा है पढ़ता है, और पढ़ता क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है, तो कारक हो जाएगा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इस वाक्य में किस कारक है? देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता है तो मतलब क्या हो गया? पत्ता अलग हो रहा है। और जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पे कारक क्या हो जाता है? आपका अपादान कारक हो जाता है, ध्यान रखना है। अपादान कारक हो जाते हैं जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, ध्यान रखना है। देखिए अलग होने के भाव में ही नहीं लगता है अपादान कारक, तुलना के भाव में लग जाता है, जैसे रक्षा के भाव में लग जाता है। ठीक है, सीखने के भाव में भी लग जाता है आपका, ध्यान रखना है। तो कई भाव में ये लग जाता है अपादान कारक। तो यहाँ पे जैसे कोई चीज़ अलग हो रही है, अलगाव के भाव में भी अपादान लग जाता है। ठीक है, अलगाव के भाव में भी क्या लग जाता है? अपादान कारक लग जाता है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर क्या आ जाता है? अपादान कारक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपादान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि माँ घर पर है, इस वाक्य में पर शब्द है, वो क्या हो जाएगा? आपका अधिकरण हो जाएगा। ध्यान रखो, अधिकरण कारक में क्या आ जाता है? मैं या पर आ जाता है। ठीक है, मैं या पर, दो शब्द अधिकरण कारक में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह शब्द क्या होगा? देखिए वह एक पूरे सेंटेंस में बीच में वह लगा, कह रहे राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, तो राम क्या हो गया आपका? बताओ भाई, राम हो गया संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, उसका क्या होता है? संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम शब्द क्या हो गया? संज्ञा। और देखिए सर्वनाम की विशेष मतलब डेफिनेशन क्या होती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कह रहे कि राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, तो वह जो शब्द प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये बताओ, राम के लिए। कह रहे कि ना राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो बाजार कौन जा रहा है? राम खुद ही तो जा रहा है। कि राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, तो वह जो शब्द प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए प्रयोग हुआ है। समझे? तो राम क्या है? संज्ञा। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो उनको बोला जाता है सर्वनाम। ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे? सर्वनाम। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये सीधा रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? तो देखिए सर्वनाम के भेद पूछे गए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से भेद होते हैं। नंबर 1 होता है, देखो पुरुषवाचक, क्या हो जाता है? पुरुषवाचक हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 हो जाएगा आपका निजवाचक हो जाता है। ठीक है, निजवाचक हो जाता है, निजवाचक। ठीक है, नंबर 3 हो जाता है आपका प्रश्नवाचक हो जाता है, प्रश्नवाचक। नंबर 4 हो जाता है आपका निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक। नंबर 5 हो जाता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चय, ठीक, अनिश्चयवाचक। नंबर 6 हो जाता है संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक, ध्यान रखना। तो ये 6 टाइप से होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चय, निश्चय और संबंधवाचक, ध्यान रखना है। तो देखिए निजवाचक क्या हो गया आपका? सर्वनाम का भेद। प्रश्नवाचक भी हो गया,
और यहाँ से देखो पुरुषवाचक भी हो गया। तो ये जो गुणवाचक है ये आपका सर्वनाम का भेद नहीं है, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक क्या है, विशेषण है, ध्यान रखो। ये किसका भेद है, विशेषण का भेद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुणवाचक जो है लिखा है वो विशेषण का भेद है, सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा। आप जो शब्द लिखे ध्यान रखो, आप ही कर लूँगा का मतलब क्या है कि स्वयं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्वयं की। और जहाँ पे स्वयं की बात कर रहे या खुद की बात करें, ठीक है, जैसे स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, तो ये होते हैं निजवाचक। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निजवाचक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उसका कोट पुराना हो गया। तो इसमें पुराना जो शब्द है वो क्या है कि विशेषण है। सही, कोट की विशेषता बता रहा है। कोट कैसा हो गया, पुराना हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। ध्यान रखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है। तो ध्यान रखो, देखो विशेषण कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। आपका पहला हो जाता है जैसे गुणवाचक विशेषण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गुणवाचक, क्या गुणवाचक विशेषण बोल देते हैं। नेक्स्ट होता है जैसे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हो जाता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, संख्यावाचक। और एक और होता है सार्वनामिक। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण के कितने भेद होते हैं आपके, 4 भेद हो जाते हैं, 4 प्रकार से हो जाता है। ध्यान रखना है। तो गुणवाचक आपका हो जाएगा, परिमाणवाचक भी हो जाएगा, सार्वनामिक भी हो जाएगा, पुरुषवाचक इसका आंसर नहीं होगा। सही, पुरुषवाचक क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। अभी बताया था पीछे क्वेश्चन में, पुरुषवाचक क्या है, सर्वनाम का उदाहरण होता है। समझे, तो ये सर्वनाम है, ये आपका विशेषण नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्रिया का वह रूपांतरण जिससे कर्ता कर्म भाव के अनुसार परिवर्तन हो उसे कहते हैं। देखिए क्रिया में परिवर्तन की बात कर रहा है, और परिवर्तन किसके अनुसार बात कर रहा है, कर्ता कर्म और भाव के अनुसार की बात कर रहा है। तो देखिए ध्यान रखना है कि जब क्रिया में कर्ता कर्म भाव के अनुसार परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाच्य बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वाच्य। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको हो जाता है कृतवाच्य, ठीक है, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा हो जाता है भाववाच्य। तीसरा क्या हो जाता है, भाववाच्य, जिसमें कर्ता से परिवर्तन मतलब क्रिया में कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो, जिसमें कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, और जिसमें भाव के अनुसार परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है भाववाचक। ध्यान रखना है। तो वाच्य कितने टाइप से होते हैं, 3 वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता के अनुसार परिवर्तन तो कृतवाच्य, कर्म के अनुसार परिवर्तन तो कर्मवाच्य, भाव के अनुसार परिवर्तन तो भाववाच्य। ध्यान रखना है, क्रिया में परिवर्तन यदि कर्म कर्ता भाव के अनुसार हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाच्य बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। देखिए काल की बात करते हैं तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, जो आधुनिक काल लिखा है ये कोई काल का भेद नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं। तो देखिए अभी बताया था आविकारी शब्द बताया था। देखिए लिंग वचन कारक इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको ओनली बोला जाता है अव्यय। सही, अव्यय ही एक ऐसा शब्द है जो क्या होता है, आविकारी शब्द होता है। क्या होता है, आविकारी। ध्यान रखना है। बाद बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब के सब क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। अब भी क्या होता है, आविकारी होता है। इस पर क्या होता है, लिंग वचन कारक से कोई विकार होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अव्यय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वह बाजार जाता है, इस वाक्य में निहित काल है। देखिए जाता है, जाता है कि क्रिया मतलब अभी चल रही है। यदि क्रिया वर्तमान में चल रही है तो उसको बोला जाता है वर्तमान काल। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि उसने पढ़ा था, इस वाक्य में निहित काल है। देखिए पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा था। पढ़ा था का मतलब पहले पढ़ा था, क्रिया समाप्त हो चुकी है। जहाँ पे क्रिया समाप्त हो जाती है उसको बोला जाता है भूतकाल।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे जो शब्द है ना, धीरे धीरे, देखिए क्रिया तो कर रहा है, पढ़ना क्या है, क्रिया, पढ़ना क्या है, क्रिया, लेकिन कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे। तो देखिए क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसको बोला जाता है क्रिया विशेषण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया कर रहा है लेकिन कैसे क्रिया कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, सही। तो ये क्रिया की विशेषता हो गई, तो इसको बोला जाए क्रिया विशेषण। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है। तो देखिए अव्यय के भेद की बात करते हैं तो अव्यय के भेद ध्यान रखना है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद हो जाएंगे, 4। नंबर 1 तो वही हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण हो जाता है एक तो अव्यय, ठीक है। दूसरा हो जाता है समुच्चय बोधक। क्या हो जाता है, समुच्चय बोधक, ठीक है। और तीसरा हो जाता है संबंध बोधक, संबंध बोधक। और चौथा हो जाता है आपका विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो ध्यान रखना है क्रिया के मतलब वो सॉरी क्रिया के क्यों, अव्यय के भेद की बात करें तो अव्यय के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। पहले तो क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। 4 भेद होते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा नहीं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, गुण बोधक, ठीक है। गुणवाचक, सॉरी बोधक नहीं, गुणवाचक क्या होता है, ये विशेषण हो जाता है, ये क्या हो जाता है, विशेषण, ध्यान रखो। गुणवाचक क्या है, विशेषण है, ये आपका अव्यय नहीं है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि तोड़ना किस प्रकार की क्रिया है। देखिए क्रिया की बात करें तोड़ना, तो देखिए तोड़ना क्या होता है, ऑप्शन चेक करो, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया होगी नहीं, सहायक क्रिया लास्ट में लगती है। और द्विकर्मक क्रिया हम ध्यान रखना है कि जहाँ पर 2 कर्म लगे होंगे तो द्विकर्मक। अनेकार्थक का मतलब होता है जहाँ पे अनेक अर्थ निकल रहे हो, तो यहाँ पे तोड़ना में कौन से अनेक अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अपनाना किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, तो देखिए ध्यान रखना है, जैसे अपनाना और जैसे होता है लतियाना, जैसे लतियाना, अपनाना, लतियाना, जैसे हथियाना होता है, हथियाना, ठीक है। जैसे आपका बतियाना, क्या होता है, बतियाना, ठीक है, जिसमें आना लगा होगा लास्ट में, जैसे यहाँ पे होता है गरमाना, ठीक है, गरमाना, जैसे लजाना, जैसे शर्माना, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी शब्द होते हैं उनको बोले जाते हैं नाम धातु क्रिया। तो अपनाना जो शब्द लगे तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम धातु क्रिया हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा एवं व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चनों को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।